नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस के जॉब में। आज हम लेके आए सीईटी के लिए कुछ क्लास में पेपर लिए थे, उसका एक मॉडल पेपर है जीके और जीएस का दोनों का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो पांचना बांध धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है करौली। करौली जिले में कौन सा बांध है? पांचना बांध। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, आहू तथा कालीसिंध नदियों के संगम पर राज्य का कौन सा किला स्थित है? शेरगढ़ का किला, गागरोन का किला, कोटा का किला, मयूर ध्वजगढ़। तो गागरोन का जो किला है वो किस नदी के किनारे संगम पर स्थित है? आहू तथा कालीसिंध नदियों के किनारे। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी नागपाट से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जानपाव की पहाड़ियों से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। तो चंबल नदी जो है जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं। और जानापाव कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने जीके का, राजस्थान में चंबल नदी चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है। ये चौरासीगढ़ स्थान किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़, कोटा। तो चौरासीगढ़ दोस्तों ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चौरासीगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? चूरू, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जैसलमेर। और अगला ऑप्शन है अपने पास में चूरू और बीकानेर। तो चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी बनास, माही, चंबल, लूणी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सीईटी का जो पेपर है वो पहली बार लगने वाला है राजस्थान में, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन के आने की पूरी 100% संभावना है। तो बारहमासी नदी जो है, पूर्णतः बारहमासी नदी है, वो क्या है? अपनी चंबल नदी होगी दोस्तों। कौन सी नदी होगी? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लग रहा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर पानी ले जाती हैं, लूणी, माही, पश्चिमी बनास और चंबल। तो चंबल नदी जो है बंगाल की खाड़ी की ओर पानी लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? नदियाँ दो ही प्रकार की हैं, एक तो अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। तो राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर की ओर ले जाती है? चंबल, बनास, सोनी लिखा है, यहाँ पर क्या है? लूणी है। क्या है दोस्तों? लूणी। तीसरा ऑप्शन लूणी है, काली सिंध। तो तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा अपना? राइट होगा, लूणी नदी राइट होगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंबल की लंबाई लगभग कितनी है? एग्जैक्ट तो नहीं पूछी है, लेकिन लगभग पूछी है। तो लगभग 335 किलोमीटर है। कितनी है? 335 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चंबल की नदी, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये नदी उद्गम होती है। राजस्थान की वह नदी जो अपने उद्गम से लेकर अंत तक 3 राज्यों से गुजरती हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनास नदी किसी दूसरे राज्य में नहीं जाती है, राजस्थान में है। चंबल नदी, घग्गर नदी, लूणी नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से आती है, लेकिन यह भी राजस्थान में आकर समाप्त हो जाती हैं। कई बार ज़्यादा जल होने के बाद में राज्य में नहीं, पूरे देश को पार करके ये खंबात की खाड़ी में चली जाती हैं। लेकिन चंबल जो नदी है वो 3 स्टेट में घूमती हैं। कैसे? एमपी और राजस्थान में, और तीसरा है अपना यूपी। यूपी में ये यमुना में जाकर मिल जाती। कहाँ पर मिलती है? यमुना नदी में जाकर चंबल मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? वन की आशा किस नदी को कहते हैं? चंबल, माही, बनास, मोरेल। तो बनास नदी है उसको क्या कहते हैं? वन की आशा कहते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा संभाग, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर। कोटा संभाग है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा अपना। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाद में, बाद कहाँ? बाद आया है दोस्तों, बाद नहीं, यहाँ पर क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। बाढ़ कहाँ पर आती है? सवाई माधोपुर में आएगी, बालोतरा में आएगी, सोजत में आएगी, अजमेर में आएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब पुष्कर की पहाड़ियाँ यानी नागपाड़ से एक नदी निकलती है, नागपहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी। और लूणी जब यहाँ पर ज़्यादा अधिक वर्षा होती है तो बालोतरा, बाड़मेर में क्या होती है? बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहलाती है? कौन सी झील है, कौन सी नदी है जो रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहलाती है?
पुष्कर झील, चांदन नलकूप, गढ़ीसर झील, कोलायत झील। तो कोलायत झील है वो क्या कहलाती है? सुंदर मरु उद्यान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, कोंकण तीर्थ कहलाता है, निम्नलिखित में से कोंकण तीर्थ है वो कौन सा है या कौन कोंकण तीर्थ कहलाता है? कोलायत को कहलाता है, यानी कोलायत को कोंकण तीर्थ कहते हैं, या पुष्कर को कहते हैं, जयसमंद को कहते हैं, कोई नहीं। तो पुष्कर को क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ कहते हैं इसको। और अगला है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम किन नदियों के किनारे या किन नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम नाम सुना होगा आपने, नवा टापरा या नवाटापुरा भी कहते हैं इसको, सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती, सोम माही जाखम के संगम पर क्या है? बेणेश्वर धाम स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, राजस्थान का कौन सा भूभाग अंतःप्रवाह प्रणाली क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? राजस्थान का कौन सा भूभाग अंतःप्रवाह यानी जो आंतरिक नदियां हैं, घग्गर नदी, किसको मतलब सम्मिलित किया जाता है? घग्गर नदी को किया जाता है, लूणी को भी किया जाता है, शेखावटी जो है उसको भी किया जाता है। मतलब आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या होगा? आपका राइट होगा, भूभाग अंतःप्रवाह प्रणाली क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चंबल नदी किस ओर बहती है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पूरे राजस्थान में सीधी खड़ी नहीं बहती है चंबल नदी। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और यूपी में चली जाती है और यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है, इसका भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति क्या है? राज प्रशस्ति साहित्य ग्रंथ हैं, शिलालेख हैं, वेद हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो शिलालेख हैं जो 25 काली शिलाओं के ऊपर कहाँ पर हैं? राजसमंद झील की पाल पर हैं, 25 काली शिलाओं पर एक लेख लिखा गया है, शिलालेख है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद, सांबर, जयसमंद, इनमें से कोई नहीं। तो जयसमंद झील जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही, खारी, बनास, चंबल। सोचने वाली बात है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का मान के चलिए नदियों का, कि नदियों का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है और इसमें भी 100% आएगा ही आएगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपका IQ कितना है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी, राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी बनास, चंबल, लूणी, जाखम। लूणी नदी देखिए ये विलुप्त हो जाती है, जाखम नदी मिल जाती हैं, संगम बनाती हैं बेणेश्वर में। चंबल नदी इतनी पूरे राजस्थान में नहीं बहती, इसका मतलब चौथा ऑप्शन है अपना बनास नदी, और बनास नदी है जो पूर्ण सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अपना GS की तरफ से। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी PDF में डाले हैं, जो PDF रीडर डाला था उसमें। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है तापमान को मापने के लिए, तापमान को बढ़ाने के लिए, तापमान को स्थिर बनाना रखना और ताप को विद्युत में बदलने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन है वो अपना क्या होगा? सही होगा, तापमान को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्योंकि? किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम रहता है, वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। और तीसरा ऑप्शन, लकड़ी जलने में अधिक ऊष्मा मिलती है, आसपास की हवा ठंडी होती है। तो दोस्तों अपना वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता है? बिल्कुल ही कम रहता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? पानी जल्दी ही गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठोस से द्रव में बदलना या ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन, वाष्पन, क्वथन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट। सभी की सभी इकाइयाँ दे रखी है, वो किसमें दे रखी है? एक ही इकाई है आपकी, फ़ारेनहाइट ही दे रखी है। तो 212 डिग्री जो है वो क्या होगा? फ़ारेनहाइट होगा।
फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब का पर उबलते पानी का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल्सियस का जो पैमाना का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। मतलब बहुत सारे लोग 273 देखते इसको क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं, वो गलती करते हैं। यानी ये कितना होगा 32 डिग्री। जब 0 डिग्री क्या होगा सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा आपका 32 डिग्री होगा। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपका जो सूत्र है वो भी क्या है C/5 बराबर F-32/9 ये आपका सूत्र जो होता है, इससे भी अपन निकाल सकते हैं इसका। ऊष्मा के संचरण की विधि है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, ये सभी के सभी जो है वो क्या है ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे शोषक होते हैं। ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्र से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप को बाहर नहीं निकलने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30वां क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। चालन विधि में, संवहन विधि में, विकिरण विधि में, तीनों में। तो ऊष्मा की चालन विधि जो है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अणु नहीं जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। संवहन विधि से आती है, विकिरण विधि से आती है, सन्नयन विधि से आती है, ताप विनिमय से आती है। तो बी ऑप्शन जो आपका क्या होगा राइट होगा, विकिरण विधि के द्वारा किरणें आती हैं, विकिरणें आती हैं, वो सूर्य से आती है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। कांच, तांबा, सीसा और अगला ऑप्शन जो है अपना जल। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो किसकी होगी, कांच की सर्वाधिक होगी विशिष्ट ऊष्मा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जस्ता, सोना, तांबा, पीतल। तो तांबा जो है वो क्या होता है उपयोग में यही लाया जाता है और तांबा सबसे अच्छा चालक होता है, वो क्या होता है ऊष्मा का चालक होता है। सोना विद्युत का होता है लेकिन उपयोग नहीं किया जाता है, पीतल भी उपयोग नहीं की जाती, जस्ता भी उपयोग नहीं किया जाता है। तांबा अच्छा सुचालक है और अच्छा चालक भी है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, अपरिवर्तित रहता है। तो पानी का तल अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, यानी आपकी जो वाष्पीकरण की जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन क्या है अपने, चारों ऑप्शन हैं, सॉरी ऊपर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा इसको। वाष्पीकरण की जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, वायु दाब पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, द्रव की संपूर्ण मात्रा के ऊपर क्या करेगी, निर्भर करेगी वाष्पीकरण की दर, न कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाएगा। अगर दोस्तों अपन बर्फ़ के ऊपर दाब बढ़ा देते हैं या किसी भी चीज़ के अंदर लपेट के रख देते हैं तो वो गलता नहीं है, बहुत देर तक रह जाता है, यानी उसका गलनांक है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। बी ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, या फिर बाद में तेज़ी से बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो द्रव, किसी द्रव का जो वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, घट जाता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा कम पड़ती जाएगी तो उसका तापमान भी क्या होगा, कम पड़ता जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा और वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, पायरोमीटर तापमापी द्वारा क्या मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा। मतलब कितना तापमान रहेगा तब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो पैमाने हैं वो एक ही मान पर रहेंगे। तो दोस्तों ए ऑप्शन है अपना -40 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको कि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने हैं वो क्या होंगे, एक ही दर्शाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस उपक्रम मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। जल के क्वथनांक तथा हिमांक
होते हैं सेल्सियस मापक्रम पर, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्लास में जो भी मेरे अभी क्लास देखने वाले हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने क्वथनांक पढ़ाया था तो उस समय क्वथनांक मतलब गर्म होना, और पानी कितने डिग्री तक गर्म हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, उसके अलावा पानी गर्म ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 100 डिग्री सेल्सियस क्रमश से पूछा है इसने, 2 दे रखे हैं तथा, ये तथा किसके बीच में आया, क्वथनांक और हिमांक के बीच में आया है। तो पहला आंसर जो होगा वो किसका होगा, क्वथनांक का, दूसरा किसका होगा, हिमांक का। तो पहला क्वथनांक है वो किसकी ओर इशारा करता है, 100 डिग्री की ओर, और हिमांक है वो किसकी ओर करता है, 0 डिग्री के ऊपर। यानी पानी जम कब जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो सकता है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं किया जा सकता। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस तो हो नहीं सकता, माइनस का तापमान होगा वही होगा, और 300 डिग्री सेल्सियस कभी देखा नहीं गया है। तो चौथा ऑप्शन क्या बचता है अपने पास में, ए ऑप्शन है जो -273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और मैं आई होप कि ये क्वेश्चन जो सारे के सारे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके सीईटी का या एलडीसी का एग्ज़ाम दोगे उसमें जीके और जीएस हैं, तो इसमें आने की पूरी संभावना होगी, और पूरा प्रमाण है, कहीं जाने वाला वीडियो है नहीं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, पढ़ने वालों तक पहुंचाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।